गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम राज्य के आंगिक सिद्धांत को पढ़ रहे थे, उसी में हम लगातार करते हुए आज सेकंड टॉपिक पर आते हैं कि हम पहले जो था टॉपिक उसमें अपन ने राज्य का जो आंगिक सिद्धांत में पढ़ा था कि उसके जो मुख्य मान्यताओं में एक मान्यता पड़ी थी कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और किस तरह से प्लेटो से लेकर के अरस्तु के बाद में स्टोइक, हॉब्स, रूसो, ब्रक, ब्लंट्सली, फिक्टे या हर्बर्ट स्पेंसर सहित समस्त लोगों की जो बातें थी वो उनको पढ़ा था। उनसे पता चला किस प्रकार वो लोग मानते हैं कि राज्य एक आंगिक जो राज्य एक नैतिक संस्था या राज्य एक अपन यूँ बात करें प्राकृतिक संस्था है। उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम देखते हैं सेकंड है उसका कि राज्य एक नैतिक संस्था है, क्योंकि आंगिक सिद्धांत की जो चिरसम्मत धारणा है वो ये मानती है कि राज्य एक नैतिक संस्था है। प्राचीन यूनानी मान्यता के अनुसार राज्य जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आता है और सद जीवन प्रदान करने के लिए बना रहता है। यानी लाइफ को बेटर लाइफ में कैसे बदलें। राज्य का जो काम है वो लाइफ जो है यानी जीवन जो है हाउ टू चेंज इनटू बेटर लाइफ। ये यूनानी जो जीवन जितने भी जो लोग थे उनका यही मानना था कि जीवन को मतलब जो है उसको यानी जीवन की रक्षा के लिए और सदजीवन प्रदान करने के लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रख लेना। पहला, राज्य वो जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आता है। दूसरा, सदजीवन प्रदान करता है, यानी जो जीवन का जो अपन जिस तरह की अगर बात करें तो जो इहलौकिक और पारलौकिक जो दो बातें हैं, इहलौकिक प्लस पारलौकिक जो दोनों उद्देश्य है मानव जीवन के, उनको किस प्रकार से मनुष्य है वो प्राप्त कर सकता है। राज्य है वो उसी के इर्द गिर्द है वो काम करता है। जो प्राचीन यूनानी जो मान्यता है वो क्या मानती है कि राज्य है वो जीवन की रक्षा और सद्जीवन प्रदान करने के लिए वो हमेशा बना रहता है। इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा सा कि राज्य की छत्रछाया में व्यक्ति मिलजुल कर रहते हैं, काम बांटते हैं और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी एक राज्य में रहते हैं, अपना समस्त काम बांटते हैं, अपनी आवश्यकताओं की समस्त पूर्ति करते हैं और जिससे क्या होता है एक दूसरे की मदद करने से उन्हें उच्च कोटि का जीवन जीने का अवसर भी मिल जाता है, क्योंकि समस्त है वो आपस में। वैसे मतलब अगर अपन देखें तो बेसिकली जो जीव जंतु है, जो जीव है वो किसी न किसी प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की भौतिक जो पूर्ति है, भौतिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति है उनको पूरा कर लेते हैं। परंतु मनुष्य राज्य के रूप में संगठित होता है तो उन्हें उच्च कोटि का जीवन जीने का अवसर भी मिलता है। अरस्तु के विचार से अगर अपन अरस्तु की बात करें इसी बात को लेकर कि नैतिक संस्था है और अरस्तु भी नैतिक संस्था मानते हैं। वो जैसे कहते हैं कि शरीर के भिन्न अंग है वो अपनी पृथक पृथक क्षमताओं के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करते हैं, वैसे ही समाज में अलग अलग मनुष्य है वो अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो इसी को आधार बना करके अरस्तु, जब अपन ने पहले के वीडियो में अपन ने देखा था कि अरस्तु है वो मानते हैं कि कुछ मनुष्य है वो स्वाभाविक जन्म से ही दास बनने के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग है वो स्वामी बनने के लिए। अरस्तु राज्य को नैतिक धारणाएं मान कर ही इसी तरीके की बात है वो करता है और इसी आधार पर अरस्तु है अपनी दास प्रथा को प्राकृतिक और स्वाभाविक मानते हुए उचित ठहराया है। और वो ये तर्क देते हैं कि केवल स्वामी है वो सद्गुण की क्षमता रखता है, उसको कार्य रूप देने के लिए अवकाश की जरूरत होती है। जो जिस अवकाश की अपन ने अरस्तु को पढ़ा था उस वक्त ध्यान दिया था। तो दास में सद्गुण की क्षमता नहीं पाई जाती, वह अपनी स्वामी की सेवा करके और स्वामी के लिए अवकाश है वो उपलब्ध करवाता है, बल्कि स्वयं भी इसी सद्गुण से लाभान्वित होता है। तो ये जो दृष्टिकोण है अरस्तु ने जिस तरीके की बात की है उसी दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य वो राज्य के भीतर अपने अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नैतिक गुण अर्जित करता है। जिस प्रकार से अरस्तु नैतिक संस्था के अंतर्गत अरस्तु जिस प्रकार से दास की बात करता है कि दास है वो अपने मालिक के अंडर में रहते हुए समस्त चीज़ें करता है, ठीक उसी प्रकार से वो ये भी बात करते हैं। उसी प्रकार से ये सिद्धांत है वो नैतिक जो है जो राज्य को मानने वाले हैं वो ये मानते हैं कि उसी प्रकार से मनुष्य भी अपना जो समस्त जितने भी चीज़ें हैं उनको अपने कर्तव्यों का अपने अधिकारों का इनका निर्वहन करते हुए नैतिक गुण है वो वर्जित करता है। और समाज के जो भिन्न भिन्न कार्य है कार्यों का विभाजन भी मनुष्य है वो अपने 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 गुणों से पहुंचाते हैं और अपने मन से समस्त का हमारा जो चरित्र है वो उन्नत करते हैं। क्योंकि जो नैतिक स्वरूप के विचार को आदर्शवादी विचारों ने एक नई दिशा में, अब जो ये राज्य की जो एक नैतिक संस्था है इस बात को जो आदर्शवादी विचारक थे उन्होंने एक नए रूप में नई दिशा विकसित की। वो ये मानते हैं कि यह विचार है वो
सांप्रदायिक प्रत्यक्ष रूप से तो आंगिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन उनकी मान्यताओं के साथ निकट से जुड़ा हुआ है। मसलन अगर अपना एग्जाम्पल के रूप में जैसे रूसो है, तो रूसो कहते हैं कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, वो ये मानता है कि राज्य है वो जिस इच्छा से जन्म लेता है वह पृथक पृथक व्यक्तियों की इच्छा नहीं होती, बल्कि एक ही व्यक्ति की इच्छा होती है। और दूसरी ओर अगर हीगल की बात करें तो हीगल कहते हैं कि जैसे प्राणी का विकास है वो अंगों के विभेदीकरण का परिणाम है, वैसे ही राज्य का विकास भी समाज की विभिन्न संस्थाओं और विभेदीकरण का परिणाम है। तो हीगल ये मानते हैं कि प्रत्यय या विचार है वो इस सृष्टि का सार तत्व है, चेतन है, यानी विचार है वो चेतन तत्व है जिसमें विकास की प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार जब अपन देखते हैं, क्योंकि हीगल है वो राज्य को साध्य मानता है, व्यक्ति को उसका साधन मानता है, और ईश्वर धरती पर ईश्वर की यात्रा के समान मानता है, और राज्य की आज्ञा के पालन में उसकी स्वतंत्रता निहित होती है। तो कुल मिलाकर के नैतिक संस्था जो मानते हैं वो नैतिक संस्थाओं को आखिर में व्यक्ति की बलि तक ले जाते हैं। हीगल जैसे लोग हैं वो चरम तक पहुंचा करके व्यक्ति को राज्य के समक्ष गोना बना देते हैं। वो कहते हैं भाई जहाँ राज्य का एग्जिस्टेंस है वहाँ व्यक्ति का अकेले का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ अपने जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आता है और सदजीवन के लिए बना रहता है। उसका जो उद्देश्य है वो राज्य को बनाए रखना है, न कि अन्य चीज़ों को। इसी प्रकार अब इनकी आलोचनाएं भी की गई है, तो हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि समालोचना, कुछ आलोचना है इसकी कि राज्य का जो आंगिक सिद्धांत है वो उसकी दिक्कत क्या है। पहली चीज़, मनुष्य को बंदी बंधाई व्यवस्था में अपने कार्य और स्थिति को संभालने की शिक्षा दी जाती है। यानी वो क्या मानते हैं, ये आंगिक सिद्धांत वाले सबसे पहले यही क्लियर कर लेते हैं, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी भिन्न भिन्न क्षमताएं हैं, और वो उन्हीं भिन्न भिन्न क्षमताओं के अनुसार ही काम करने में सक्षम है, वो अलग से अकेला कोई काम नहीं कर सकता। तो ये जो समस्त चीज़ें हैं, जैसे व्यक्ति है वो अपनी बंदी बंधाई व्यवस्थाओं के अनुरूप काम करता है, तो इसी के आधार पर अरस्तु है वो दास प्रथा को ठीक ठहराता है। क्योंकि वो तर्क क्या देते हैं कि जिस प्रकार से मतलब शरीर में कुछ अंग सोचने और समझने की क्षमता रखते हैं और दूसरा अंग है वो उनके नियंत्रण में रहकर काम करते हैं, उसी प्रकार दास है वो व्यक्ति स्वयं नैतिक गुणों से शून्य होते हैं और अपने स्वामी की सेवा करके ही नैतिक गुणों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आज के जो युग है उसमें इस तरह को स्वीकार करना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कॉमन सेंस होता है। तो वो हम इस प्रकार से राज्य के अंदर किसी व्यक्ति को यानी परंपराओं के आधार पर या उनकी क्षमताओं के आधार पर उनको कम करके नहीं आकलन कर सकते हैं। तो पहली जो आलोचना है, क्योंकि एक बंदी बंधाई व्यवस्था की बात करता है कि जो व्यक्ति जैसा काम कर रहा है उसको वैसा ही काम करना चाहिए, वो उसी की योग्यता है। जबकि आजकल इंसान मल्टी टैलेंटेड हो गया है, एक ही व्यक्ति है। अगर अपन बॉलीवुड वगैरह की बात करें तो एक ही व्यक्ति है, वो डायरेक्शन का काम करता है, वही एक्टिंग करता है, वही कोरियोग्राफी करता है, वही म्यूजिक कंपोज करता है। तो अकेला व्यक्ति बहुत सारी क्षमताओं में, इस तरह से व्यक्ति अगर इस बंदी बंधाई व्यवस्था को हम बनाए रखेंगे तो ये व्यक्तियों का दोहन हो जाएगा। इससे व्यक्ति है वो उन्नति की तरफ या आगे की तरफ अग्रसर नहीं हो सकेगा, बल्कि वो अपने इर्द गिर्द ही कहीं न कहीं लटक करके रह जाएगा, और उससे उसको यूँ लगेगा कि भी हाँ वो जितना बेहतर कर सकता था उतना बेहतर कर नहीं पा पाया। दूसरी चीज़ है संपूर्ण निष्ठा की मांग, क्योंकि राज्य क्या करता है, हीगल क्या कहते हैं कि जहाँ मतलब राज्य है वो केवल साध्य, राज्य साध्य है और व्यक्ति केवल उसका साधन है, वो उसके बराबर की तुलना कर ही नहीं सकता। और इसी बहाने वो संपूर्ण निष्ठा की मांग करके बैठ जाते हैं। इस ये जो आंगिक सिद्धांत है वही संपूर्ण निष्ठा, क्योंकि राज्य के जो आंगिक सिद्धांत के संदर्भ में जो ध्यान देने के योग्य जो बात है उसमें क्या है कि ये एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि दो वस्तु में समानता आरोपित कर देने से उसमें तर्क संगत संबंध स्थापित नहीं हो जाता। मान लो कोई दो चीज़ है और उन चीज़ों को अगर आप उनमें कुछ समानताएं हैं तो समानता हो जाने का मतलब ये हो जाएगा क्या कि उन दोनों के बीच में हम एक जैसा कर सकते हैं, भी हम उन चीज़ों को एक स्थान पर रख सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए अब कोई आदमी कहे कि मेरी और मतलब नरेंद्र मोदी में ये हम में समानताएं हैं, मतलब एक देश के प्रधानमंत्री के प्रति अगर अपन उदाहरण के लिए बात करें, कोई व्यक्ति को लगता है कि जिस तरह से मोदी करते हैं, जैसा मोदी का बचपन रहा है, जैसा उनका रहा है, हम वैसा ही काम कर सकते हैं। या मेरी या अशोक गहलोत जी राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी इसमें कुछ चीज़ों में समानताएं हैं। तो समानताएं होने का मतलब ये नहीं कि उनको मोदी या उनको मतलब पीएम या सीएम बना दिया जाए, ठीक है। तो उनमें सिर्फ तर्क संगत संबंध स्थापित नहीं हो जाता, लेकिन जब इस तरह की तुलना के आधार पर नैतिक निष्कर्ष निकालने की जब कोशिश की जाती है, इस तरह का जो नैतिक निष्कर्ष है वो निकालना, तब और भी अनर्थ हो जाता है। क्योंकि यह जो दृष्टिकोण है, ये जो आंगिक दृष्टिकोण है, ये राज्य को एक आदर्श व्यवस्था मानकर बैठ जाता है, और ये व्यक्ति से ये अपेक्षा करने लग जाता है कि वो
राज्य का जितने भी उसके आदेश है, उसकी परंपराएं हैं, उनको आंख मीच करके फॉलो करता जाए, कोई सवाल नहीं करे। लेकिन जब व्यवहारिक जगत में आकर के हम बात देखते हैं तो राज्य की शक्ति का प्रयोग है वो करता कौन है? कोई न कोई मनुष्य ही तो करता है। अब जब मनुष्य शक्तियों का प्रयोग करता है तो उसकी अपनी कमजोरी, अपने स्वार्थ और अपनी खुद की कमियां हो सकती है, और उसकी आज्ञाओं का पालन विनाशकारी भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर जर्मनी में हम हिटलर और इटली में मुसोलिनी की बात करें तो वो क्या स्थितियाँ थी? उनके आदेशों का पालन करने के लिए दोनों देश है वो एक तरीके से ख़त्म हो गए थे। तो ये जो एक तरीके की बात है ना, जो संपूर्ण निष्ठा की मांग करते हैं कि राज्य है वही सब कुछ है, वो स्वाभाविक है, वो नैतिक दृष्टि से भी ठीक है, वो स्वाभाविक दृष्टि से भी ठीक है, ये स्थिति अंततः है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो इसकी दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि संपूर्ण निष्ठा की मांग करना अनुचित है। विवेक है वो मनुष्य का, राज्य का जो आंगिक सिद्धांत है वो कंट्रोल कर लेता है। तीसरा, वर्ग भेद को बढ़ावा देता है ये। अब कैसे देखते हैं? क्योंकि छोटे बड़े के जो अंतर है उसको बहुत अधिक महत्व देता है। वो क्या मानते हैं कि कुछ व्यक्ति वो स्वभाव से बड़े कार्यों के लिए बने होते हैं और कुछ लोग हीन कार्यों के लिए, तो उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, यह उनका धर्म है। और यह जो सिद्धांत है वो प्रचलित व्यवस्था के बंधनों और व्यवस्थाओं को नैतिकता का रंग दे करके नैतिक मूल्यों को विकृत कर देता है। और यह सिद्धांत समानता का विरोधी भी है, क्योंकि वो क्या मान के चलते हैं? अगर प्लेटो की बात करें या अरस्तु की बात करें, स्टोइकों की करें या प्राचीन यूनानी जितने भी लोग थे उनकी समस्त की बात करें, तो वो उनकी अपनी अपनी थ्योरीज है, अपने अपने सिद्धांत बनाए हुए हैं, और वो अन्य समस्त चीज़ों को ऐसा लगता है उनको डिटेल से पढ़े तो वो बाकी चीज़ों को अपने बनाए हुए सिद्धांतों में फिट करना चाहते हैं। जो पहले से उनके दिमाग में चल रहा है उस दिमाग में उन्होंने इसी तरीके का लिखा है, क्योंकि वो मान के चलते हैं कुछ मनुष्य यूनानी है वो अच्छे हैं, गैर यूनानी बुरे हैं, तो वो इस तरीके की जो अवधारणाएं हैं उसी के आधार पर आंगिक सिद्धांत है वो बिल्कुल है, क्योंकि यह वंचित वर्गों के को स्टार्टिंग से ही अयोग्य ठहरा दिया जाता है। अब एक बात आप सोच करके देखिए, जनरली अगर अपन बात करते हैं, इसको सोचिए आप इस तरीके से कि अगर जैसे आपको अगर कोई आदमी सुबह से शाम तक घर से बाहर निकलो तो, दोस्तों के बीच जाओ तो, स्कूल आओ तो, कॉलेज जाओ तो, ऑफिस जाओ तो, हर जगह जाने पर यू कान डू इट, यानी आप इसको कर नहीं सकते। हमेशा अगर आपके दिमाग में ये बात फिट कर दी जाए बचपन से लेकर के शुरू से, तो एक वक्त पर आकर के आप चाहे कितना ही संघर्ष कर लो, लेकिन एक वक्त पर आकर के आपको लगेगा कि यार सच में मैं ये कर नहीं सकता। तो इसी प्रकार ये जो सिद्धांत है वो वंचित वर्गों को शुरू से अयोग्य ठहराता है। उनको बोलता है आप ये कर नहीं सकते, आप लोग दास के लिए बने हुए, दास के हिसाब से रहिए। और उनको इवन इतना प्रीजुडाइज होता है, इतने पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं कि वो उनको उन्नति के अवसर भी नहीं देते हैं, वो उनको अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो राज्य के जो आंगिक सिद्धांत है वो इस प्रकार से ये वर्ग भेद को बहुत बढ़ावा देता है, बढ़ावा देकर के अंततः वो समाज के बीच में खाई बढ़ाने का काम करता है। अब हम अगर इतनी इसकी कमियां हैं तो हम इसकी क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसके लिए इसकी उपयोगिता क्या है, उसकी जो अच्छाई है वो क्या है राज्य के आंगिक सिद्धांत की? क्योंकि इसकी अगर हम अच्छाई की बात करें तो ये पहला तो संकट काल में उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि एकता को बढ़ावा देकर के कमियां दूर करता है। क्योंकि इसकी अच्छाई ये भी है कि समाज के जो भिन्न भिन्न वर्ग है उसमें सहयोग, मेलजोल, हार्दिकता और एकता पर बल देता है, और सामाजिक सदृढ़ता को भी बढ़ावा देता है। संकट के दिनों में उपयोगी है। ये सामान्य व्यवस्था में सामाजिक विषमता और अन्याय पर पर्दा डालने का भी ये सिद्धांत है वो काम करता है। तो इस प्रकार से वर्तमान में इन समस्त चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आज भी हम राज्य के आंगिक सिद्धांत को पढ़ते हैं। और दूसरा कारण है कि राज्य की जब शुरुआत होती है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है, तो इनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इन चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से अपना जो एक टॉपिक है, मतलब एक राज्य का जो ये जो आंगिक सिद्धांत है उसको ये पूरा होता है। नेक्स्ट में अपन अगली चीज़ों को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।